मनोवर कभी देर नहीं मानता था। एक दो बार मुझे भी जाने का मौका मिला, तो जैसे गरीब लोग आए, औरतें आई, गरीब आदमी आए और बैठ गए, मनोवर ने अपनी जेब में से पैसे निकाले, 500-500 का नोट सबको पकड़ा दिया, जाओ आप अपना नाच पात ले लियो, कुछ ले लियो जो आपकी दवाई पवाई की जरूरत हो। कैराना को बदनाम किया गया और ये राजनीतिक मामला होता है बदनाम करने की। बात चले कि तीनों सीट हटवा के गृहमंत्री जी, ये तो कैराने का भाग गए कि गृहमंत्री जी कैराने की सड़कों पे घूम रहे, नहीं भारतीय गृहमंत्री का कैराने से क्या लेना। इन्होंने जो नाहिद को और जेल करवा दिया, आज तक भी वो जेल में है, उसका और भी बेनिफिट मिला है यहाँ। अगर वो बाहर होता तो उल्टे सीधे काम करता, संभवतः इतनी वोट ना मिलती। कैराने में ये हो गया, कैराने में वो हो गया, कैराना तबाह हो गया, बर्बाद हो, कहाँ हो गया, वहीं का वहीं है। राजनीतिक लोग आवे चले जा, आवे चले जा। राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, कलेक्टर ज़्यादातर हिंदू, एसपी हिंदू, सब कुछ तो हिंदू और 80% हिंदू। फिर हिंदू खतरे में, 8 साल से खतरे में आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। कैराना का जब भी जिक्र होता है तो एकदम से दिमाग में पलायन का मुद्दा आता है, लेकिन क्या आपको पता है कैराना की इस धरती का संबंध कुंतीपुत्र कर्ण से भी रहा और इसे संगीत की नगरी भी कहा जाता रहा। अब सवाल ये है कि जहाँ पर कुंतीपुत्र कर्ण पूजा करने के लिए आते थे और यहाँ पर संगीत बजता रहता था, तो वो धरती इतनी बदनाम कैसे हो गई। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उग्र सिंह चौहान प्रधान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आपका नाम उग्र सिंह चौहान है, तो नाम के अनुरूप उग्र हो जाते हो कि नहीं? नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि नाम का असर तो उस आदमी के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, और मेरे भी जीवन पे है कि मेरा स्वभाव थोड़ा सा उग्र है। हो सके संभव है इसी वजह से घर को ने नाम भी उग्र सिंह लिख दिया हो, ये संभव है, हो सकता है ऐसा। आप बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के, आप राजनीति का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कुंतीपुत्र कर्ण का कैराना की धरती से क्या संबंध रहा? संबंध महाभारत कालीन है। आप इसके अतीत में पहुँचिए, पीछे की कहानी को आप अगर देखना चाहें तो आप महाभारत काल में जाइए। एक मल्ल युद्ध होना था और मल्ल युद्ध के टाइम पे अर्जुन के साथ कुश्ती करवानी थी। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आज अर्जुन के साथ अखाड़े में कोई भी लड़े, तो कर्ण ने कहा कि मैं लड़ूंगा। अब कर्ण का सबको पता था कि ये जो है ये तो सूतपुत्र है, क्योंकि कर्ण महाभारत का ऐसा पात्र रहा जो हर कदम कदम पे अपमानित हुआ सामाजिक दृष्टिकोण से। चाहे परशुराम का समय रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कर्ण को कदम कदम पे अपमानित होना पड़ा। उस टाइम पे भी द्रोणाचार्य ने कह के कि नहीं, ये तो सूत पुत्र है और ये लड़ नहीं सकता। ये बात दुर्योधन को भी पता लगे कि अर्जुन के साथ ये नहीं लड़ सकता। इसका दोष यही कि ये क्षत्रिय नहीं है, जबकि क्षत्रिय के सब गुण उसमें हैं, क्षत्रिय गुण तो उसमें सारे ही थे मौजूद। तो दुर्योधन ने कहा कि फिर कौन लड़ेगा अर्जुन के साथ? द्रोणाचार्य ने कहा कि जो राजा होगा। तभी उन्होंने अपने सर का मुकुट उतारा और ताज उसके सिर पर रखकर कहा कि आज से कर्ण जो हैं ये अंग देश के राजा हैं, हम इन्हें अंग देश का राजा घोषित करते हैं। और अंग देश क्या था, कौन था? ये करनाली तो अंग देश था, करनाली अंग देश था। तो कर्ण को ये अंग राज जो था, जो आजकल करनाल है, ये बतौर दान में दिया गया था, गिफ्ट, दान भी नहीं बल्कि गिफ्ट कहिए इसे, एक उपहार के स्वरूप में दिया गया था। तो करनाल और कैराना, इन दोनों से जो जुड़ाव था, यमुना के एक तरफ करनाल था, एक तरफ कैराना था। यमुना भी करनाल को छूते हुए करनाल के बराबर में होकर कैराने से होती हुई फिर दिल्ली की तरफ चली गई। तो कर्ण जो थे, दानवीर कर्ण, अपने बड़ा शांत एरिया था कैराने का, कैराने में आया करते थे और कैराने में आने के बाद में पूजा पाठ किया करते थे, फिर वापस करनाल जाते थे अपने राज्य में, और अधिकतर समय वो यहाँ बिताया करते थे, यहीं ज़्यादातर दान दिया करते थे। दान की भूमि भी कैराना है। कैराने कर्ण के नाम से ही कैराने का नाम कैराना पड़ा। दानवीर कर्ण का सबसे ज़्यादा दान दिया गया तो कैराना की धरती पर आकर दान दिया जा करता था। एक अब्दुल वहीम खान थे जिन्होंने कैराने का नाम रोशन किया। एक किराना घराना की उत्पत्ति करी गई देश विदेश में, जिसका नाम रहा, और जिनके गुरु मन्नाड़े, जिनके शिष्य मन्नाड़े रहे,
जो संगीत के बड़े अच्छे गायक रहे मन्ना डे, वो उनके शिष्य रहे। मोहम्मद रफ़ी भी उनके शिष्य रहे। मेरा ख्याल के 20 बड़ी बड़ी हस्तियाँ कैराना घराना से जुड़ी रही। कैराने का तो संगीत से बड़ा ताल्लुक़ रहा, और जहाँ संगीत होगा वहाँ कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। संगीत प्यार सिखाता है, संगीत मन की तरंगे उत्पन्न पैदा करता है, संगीत कभी भी विस्फोटक स्थिति नहीं लाता। संगीत कब भेदभाव पैदा करता है? भेदभाव तो राजनीति करती है। धर्म हमेशा जोड़ता है और राजनीति हमेशा तोड़ती है। ऐसा ही संगीत जो है ना, संगीत तो आदमी के मन की तरंगों को पैदा करता है और एक प्यार, उमंग, उत्साह ये पैदा करता है। अब प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कैराना के जो लोग संगीत की धुनों पर झूमा करते थे, वो गोलियों की तड़तड़ाहट से कैराना को छोड़कर भागने क्यों लगे? नहीं, यहाँ भी देखिए राजनीतिक मामला है। जो ये रहा लूटपाट और गोली चलना चलाना, ये कोई आज से तो हुआ नहीं कि कैराने में ही हुआ होगा। ये तो सब जगह है। आप कहीं जाके देख लें, मेरठ में चले जाएं, आप अब मुजफ्फरनगर में चले जाएं, मुरादाबाद में चले जाएं, आप कहीं भी जाके देख लो। जहाँ भी कहीं आप जाओगे जहाँ सघन आबादी होगी, कहाँ जहाँ का कोई नेता होगा ऐसा कि भाई जिसकी शरण में वे लोग बाग अपने को सुरक्षित मानते हों, वहाँ तो इस किस्म की घटनाएं तो घटती रहें। लेकिन कैराने में कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं रहा। इतना तो, जितना भाई साहब आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इतना तो नहीं रहा। गोलियों की तड़तड़ाहट कहीं मेरठ से ज़्यादा रही हो, मुजफ्फरनगर से ज़्यादा रही हो। जितनी मुजफ्फरनगर में घटनाएं घटी, इतनी कैराना में कभी भी नहीं हुई। आप नसबंदी के दौरान में उसमें 75 के टाइम में आप चले जाएँ, इमरजेंसी टाइम में, उसके बाद में भी इमरजेंसी का जो दौर आया था 75 के लगभग, उस टाइम पर तो मुजफ्फरनगर में मेरा ख्याल के मरने वालों की संख्या हज़ारों की होगी थी। कैराने में तो कभी भी नहीं इतने मरे। उसके बाद भी मुजफ्फरनगर में, आपके मुरादाबाद में, आपके अलीगढ़ में, आपके रामपुर में, आपके बरेली में, आपके जितने लोग मरे होंगे कैराना का तो कहीं कोई इतना नाम भी नहीं आता। रही बात, कैराना कभी भी इतनी विस्फोटक स्थिति में नहीं आ सकता। कैराने में था क्या, दो राजनीतिक थी एक ही परिवार की, दो बिंदुओं पे दो राजनीतिक घराने, यानी घराना तो एक ही था, लेकिन दो राजनीतिक लोग भाग दोनों सिरों पर आके बैठ गए। एक कुछ कहता, एक कुछ कहता, जबकि एक ही परिवार था, एक मामला था, एक गोद, एक जात, एक सब कुछ। एक बाबा था, एक पोता था। बाबा और पोता आमना सामने कभी आए नहीं, लोगों को भिड़ाते रहे, ये दिखता रहा। बदमाश हुए हैं, बदमाश कहाँ नहीं होते। बदमाश को तो जब प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा तो बदमाश अपने आप निखर जाएंगे। प्रोडक्शन कहीं आज योगी जी हैं, अभी देखिए कि मैं राजपूत हूँ, योगी जी मेरा कहीं ऐसा नहीं कि मैं गलत काम करूँगा और वो मुझे बड़ा सहारा देंगे, भाई तुमने बड़ी शाबाशी करी। वो तो बिल्कुल अपना एक जो उनका एक काम है, एक सिस्टम है, उसके तहत चल रहे। लेकिन मैं अपने आप को ये मान के कि योगी मेरी जाति का है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तो योगी जी ने तो नहीं कहा। अब उस टाइम के जो नेता थे हुकम सिंह और मुनव्वर हसन, वो तो किसी को ऐसा प्रोडक्शन नहीं देते, किसी को नहीं कहते। हुकम सिंह तो कभी किसी को कहे ही नहीं थे। अच्छा, मुनव्वर के मामला ऐसा था कि मुनव्वर एक लिबरल आदमी था, बहुत लिबरल। बाबूजी इतने लिबरल नहीं थे। बाबूजी के पास जाते हुए आदमी को सोचना पड़ता था कि मैं किसके पास जाऊं और मैं बोलूँगा किस तरीके से। उससे पहले अपनी भूमिका जमानी पड़ती थी कि क्या कहूँ इन्हें। उनके पास जाने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था, और मुनव्वर के पास जाने के लिए आदमी को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि मैं मुनव्वर का विरोधी रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं तो भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी रहा। और मुनव्वर ने संभव तो हो सके मेरे खिलाफ ही कुछ ना कुछ कार्रवाई करी हो। उस टाइम पर समाजवादी के लोग बाग मेरे गाँव के, मेरे पड़ोस के जाते होंगे और मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचवाते होंगे। एक दो बार मुझे भी जाने का मौका मिला, तो जैसे गरीब लोग आए, औरतें आई, गरीब आदमी आए और बैठ गए, तो मुनव्वर ने अपनी जेब में से पैसे निकाले, 500 का नोट, सबको पकड़ा दिया, जाओ आप अपना नाज पात ले लियो, कुछ ले लियो जो आपकी दवाई पवाई की ज़रूरत हो। तो ये मुनव्वर ही कर सकता था। वो बहुत लिबरल आदमी था, बड़ी आसानी से सुलभ तरीके से लोग उसके पास पहुंच जाया करते थे। 2017 का जिस समय विधानसभा चुनाव था, बाबू हुकुम सिंह जी ने तो एक लिस्ट जारी कर दी थी कैराना से जिन लोगों ने पलायन किया था। भाई साहब, ये तो राजनीति थी। बाबू हुकुम सिंह ने पहले से क्यों नहीं कर दिया? अब एक बात है कि स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह स्वर्ग में हैं, मेरे तो बुजुर्ग हैं, उन पर कोई टिप्पणी करना उचित भी नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी कहने में कहीं संकोच भी नहीं कर देना चाहिए। जब आप पूछ रहे, ये बताएं कि क्या हुकुम सिंह ने 17 में ही राजनीति में कदम रखा गया? हुकुम सिंह का राजनीतिक जीवन तो बहुत पहले का, जब हम छोटे छोटे से थे तब भी हमने देखते थे। हुकुम सिंह तब उन दिनों कांग्रेस में थे, फिर वो बीकेडी में गए, पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, किन किन पार्टियों में रहे। तो उन दिनों से ही तो ये घटनाएं घट रही थी। मुनव्वर का परिवार राजनीति में कोई मुनव्वर के टाइम से थोड़ा आया, तो अख्तर के टाइम से था। अगर वहाँ इस प्रकार की हिंदू मुसलमान की घटनाएं घट रही थी तो
ये कोई मनव्वर ने थोड़ा इसकी शुरुआत करी होगी, या बाबूजी ने हुकम सिंह उन दिनों क्यों नहीं बोल रहे? भाई काम हो या ना हो, मैं ये कह रहा कि मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर कहीं अन्याय पड़ रहा तो अन्याय के खिलाफ बोल देना कौन सा अपराध है? आदमी को बोल देना तो चाहिए, काम हो या ना हो। बाबूजी कितनी बार बोल रहे, 17 में ही बाबूजी को बोलने की क्या जरूरत पड़ी? 17 में बोल रहे बाबूजी, और उन्होंने जो लिस्ट दी थी वो लिस्ट तो गृह मंत्रालय से ही खारिज हो गई थी। उतने लोग बाग थे ही नहीं गए हुए। कुछ लोगों की जब जांच पड़ताल हुई, उन्होंने कहा हम तो अपने धंधे के लिए आए हुए हैं। कुछ ने कहा कि हमारा वहाँ काम नहीं चल रहा था, हम अपने मकान बेचने के लिए वहाँ लिखा है कि हम अपना मकान बेच रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बाग ऐसे जरूर थे, एक दो घटनाएं घटी कि गोली वोली चली, वो मरे। उसकी वजह से ये तो नहीं कि पूरा कराना भयभीत रहा। मैं भी कराने में गया, हमारी सन ये मान लो आप 16 में ही तो हमारी तहसील अलग हुई ऊण। इससे पहले तो हमारी तहसील कैराना थी, हम जाया करते थे वहाँ। हिंदू भी ऐसे ही, मुसलमान भी ऐसे ही। एक दो बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी तो मेरी मदद करने वाले मुसलमान थे, वहाँ मुसलमान गुज्जर ही रहे तो, और मेरे साथ झगड़ा करने वाले हिंदू रहे। ऐसा तो मैं तो मानता नहीं कहीं ऐसा था कैराने में। कैराने को बदनाम किया गया, और ये राजनीतिक मामला होता है बदनाम करने के लिए। किसी आदमी को आप बदनाम करना, उसे एक आदमी को पागल घोषित करना, उसे 50 बार पागल कह दो, वो पागल हो ही जाएगा अपने आप ही। ये मामला सारा था। लेकिन अब जब भी चुनाव होता है, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े स्तर के नेता यहाँ कैराना में आते हैं और जनसभाएं करते हैं, और बस उनकी ज़ुबान पर कैराना पलायन का ही मुद्दा रहता है। ये मुद्दे की तो मेहरबानी नहीं थी। इस बार जिले की तीनों सीट हरवा के गृह मंत्री जी, ये तो कैराने का भाग्य है कि गृह मंत्री जी कैराने की सड़कों पे घूम रहे। नहीं, भारतीय गृह मंत्री का कैराने से क्या लेना देना, वो काहे को आवेंगे कैराने में। लेकिन चुनाव की कैंपिंग की शुरुआत ही कैराने से करनी, ये इससे तो नुकसान ही हुआ, इससे कोई फ़ायदा थोड़ा हुआ। बल्कि इन्होंने जो नाहिद को और जेल करवा दिया, आज तक भी वो जेल में है, उसका और भी बेनिफिट मिला है यहाँ। अगर वो बाहर होता तो उल्टे सीधे काम करता, संभवतः इतनी वोट ना मिलती। अब सिंपैथी की वोट मिलती चली गई, आगे कैराना कैराना, कैराने में ये हो गया, कैराने में वो हो गया, कैराना तबाह हो गया, बर्बाद हो। कहाँ हो गया? वहीं का वहीं है। राजनीतिक लोग आवें चले जाएँ, आवें चले जाएँ। भाई साहब, ये तो कुछ और ही हो रहा। यहाँ आप ये देखिए, ये जो मामला है, ये कैराने को केवल हिंदू मुसलमान के मोड़ पे ले जा। हिंदू मुसलमान की मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँ, अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो। आप सिकंदर से लगा लो। हालांकि सिकंदर के समय के कुछ सबूत हैं भारत के इतिहास में जो तारीख वाइज हैं। बदलाव कभी नहीं आया, कभी हिंदू पे कोई खतरा नहीं आया। हिंदू पे खतरा जब राजपूत राजाओं के राज थे तब तो ये था कि चलो हिंदुओं का राज था। उसके बाद में तुगलक आए, लोधी आए, खिलजी आए, सैयद आए, ये सब वंश आए, तब कहीं हिंदुओं पे खतरा नहीं था। उसके बाद में फिर यहाँ मुग़ल आए। मुग़लों का एक लंबा पीरियड रहा इस देश में, बाबर से लगा के और औरंगजेब के बाद तक भी, बहादुर शाह जफर तक, इसमें कहीं हिंदुओं पे खतरा नहीं आया। अंग्रेज़ों के 200 साल के पीरियड में कहीं हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। कांग्रेस के 40-45 साल में कहीं हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। हिंदू तो 8 साल में खतरे में आया। जबकि ये देखिए आप, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, कलेक्टर ज़्यादातर हिंदू, एसपी हिंदू, सब कुछ तो हिंदू और 80% हिंदू। फिर हिंदू खतरे में 8 साल से खतरे में आए। ये लोग बाहर जो कन्वर्ट हुए थे, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँ, आप ज़रा सी मेरी बात पे इस पर ध्यान दें। एक दौर आया था जिसे भक्ति आंदोलन कहते। भक्ति आंदोलन जिसमें सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मीरा, दादू, नानक, ये सब लोग बाग आए, रहीम, रसखान, ये सब लोग बाग जायसी उसी एक दौर में आए। और वो दौर ऐसा दौर था जब हिंदू धर्म बड़ा विकृत हो चुका था। हिंदू धर्म में जातीयता के आधार पर अगर किसी ने जरा सी गलती कर दी, उसे समाज से निकाल दिया गया, उसका बहिष्कार कर दिया, उसका हुक्का पानी डाल दिया, उसके रिश्ते नाते बंद कर दिए। अब जब एक बिरादरी उस आदमी को तिरस्कारित कर रही, उस आदमी को प्रताड़ित कर रही, तो भाई साहब आप कल्पना करोगे वो कहाँ जागा तो वहाँ जो अपने गले लगावेगा। उसी टाइम पे इस देश में आगमन हुआ था सूफी संतों का। जब सूफी संत भारत में आए तो सूफी संतों ने कहा था कि आपका इंसान होना, मेरी दरगाह पे आना, आपका इंसान होना ही बहुत है। अब मेरी दरगाह पे आए तो मैं आपको छाती से लगाता हूँ। प्रवचन सुनते रहे लोग बाग आते, जैसा कि आज राम रहीम और आसाराम के सबको पता, रामपाल, राम रहीम और आसाराम सब ये लोग बाग अपराधी प्रवृत्ति के थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सजा दी, आजीवन कारावास के लोग सजा भुगत रहे। उसके बावजूद भी इनके भक्त आज तक भी उनका आरता थाल हाथ में लेकर आरता करते फिर रहे। अगर उन दिनों करोड़ों की संख्या में राम रहीम और रामपाल और आसाराम के जो शिष्य थे वो लोग खड़े हो गए ये कहते हैं कि मैं एक नया धर्म बना रहा,
तो संभवतः वे इतने अंधविश्वासी लोग हो चुके थे, इतने कट्टर लोग हो चुके थे अपने गुरुओं के, वो एक नया धर्म बना लेते। अगर ऐसा ही, इस्लाम तो एक धर्म था, इस्लाम का कोई भी राजाओं ने धर्म नहीं फैलाया, बल्कि हिंदू राजाओं ने धर्म फैलाया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन मुसलमान राजा ने, किसी ने भी, बादशाह ने, किसी ने धर्म का प्रचार नहीं किया। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्रवचन सुन सुन के, उस सूफी संतों के मत से प्रभावित हो गए राजपूत रंगड़ बना, गुज्जर मुसलमान गुज्जर हुआ, जाट मूड़ा जाट हुआ, त्यागी वो मुसलमान त्यागी हुआ। और यही तो मार्शल थे लोग बाग, मार्शल ही तो को तो झेलना था सारा कष्ट, वे उनके पास गए, बिरादरी नहीं तो प्रताड़ित किया। रही बात तलवार के बल पे, तलवार के बल पे अगर होया था तो फिर मारे बड़े क्या थे, मारे बड़े किस झाड़ में लुके बैठे थे, तलवार के बल पे कहीं नहीं हुआ। ये जरूर था कि कुछ तो सत्ता के लालच में, कुछ सूफी संतों के प्रवचन से, उनकी बात से प्रभावित हो गए, और कुछ लोग बाग दबाव में भी वो बहुत कम संख्या के लोग थे जो दबाव में आए, नहीं तो लालच में आए या इस हिसाब में आए, उसी से ये लोग बाग बन गए। लेकिन इनकी जड़ें कहीं बगल थोड़ा ही हैं। अब कैराना में एक ही जाति का बोलबाला है, सबसे ज़्यादा बाहुल्य और बोलबाला केवल गुजरों का, और गुज्जर में है कौन, एक बिरादरी के सारे गुज्जर चौहान हैं, कलशान खाप के लोग बाग हैं। ये किससे लड़ेंगे भाई? एक भाई इनका मुसलमान हो गया, एक हिंदू हो गया, हैं तो मैं कि वहीं वहाँ मुसलमान कुछ कैराना में कह के देखो, हिंदू जवाब दे देंगे, हिंदू को तो मुसलमान जवाब दे देंगे एक दूसरे को कि काट। उन लोगों में इतना दम है, हिंदू मुसलमान का और मुसलमान हिंदू का आराम से सामना कर सकता है। कैराना कभी ऐसी धरती थी ना है ना होगी। अब प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, और अब राजनीति करने के लिए कैराना को ही क्यों चुना गया? अब बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। कैराना को कमज़ोर मान रहे ना, जब भी हमें कैराने से शुरू करें, क्योंकि वहाँ की मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ एक लंबे टाइम तक एक परिवार का वो रहता रहा कि उसका भाई, जैसा ये नाहिद है, नाहिद का बाबा MP रहा, नाहिद की माँ MP रही, नाहिद का बाप MP रहा, MLA रहा, वो तो बल्कि चारों सदनों में रहा, नाहिद MLA रहा। इस हिसाब से उस परिवार को तोड़ने के लिए यहीं से अगर शुरुआत हो जाए ना, तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन, पहला जो प्रभाव हो, कैराने को दाब लो आप, पूरी यूपी का मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी बात को सुनता रहेगा, कैराना की आवाज़ पूरे भारत तक पहुंचेगी। जबकि ऐसा होता है नहीं, कहीं ऐसा हो तो हो भी। मैं भाई साहब आपको बताऊं, ये हिंदू मुसलमान का जो नाटक करे हैं ये लोग बाग, मेरे यहीं से बराबर में बसी चुंगारी गाँव है, पठानों का है प्योर। ये तो जितने हैं ना, जाट हो गया, मुसलमान जाट या मुसलमान गुज्जर या मुसलमान राजपूत या मुसलमान त्यागी, ये तो फिर भी लिबरल हैं, ये तो बहुत कुछ ठीक ठाक है, इनमें ऐसा बात नहीं। लेकिन पठान को तो आप प्योर मुसलमान मान लोगे। मेरे यहाँ से कम मैंने 10 गायें और बछड़े कसाई के लड़कों पे से छुड़वाए पीट पीट के। मुझे किसी भी पठान ने आके उन्होंने कहा तुमने बुरा क्यों किया, बल्कि मेरी आके मदद करिए कि इन्होंने गलत किया। भाई हम शांति से यहाँ जी रहे, जिस चीज़ को ये हिंदू अपनी माँ मानते हो, ये सारे नीच आदमी ऐसा गलत काम क्यों करते हैं? तो ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। तो इनमें भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी हैं, जहाँ हिंदुओं में भी अच्छे हैं, बुरे हैं, मुसलमान में भी हैं। अब राजनीति दृष्टिकोण से सबसे पहले कैराने को ही क्यों चुना जा? कैराना अपने आप में ऐसी जगह है कि जिसका सारी दुनिया में नाम फैल गया। मुजफ्फरनगर का झगड़ा हो तो कैराने के माथे थोप दिया जा, कैराने में पलायन का मुद्दा हो तो कैराने के माथे पे थोप दिया जा, कैराने में कहीं कत्ल हो, गोलियों की तड़तड़ाहट हो, जैसा आप ही कह रहे तड़तड़ाहट हो, हमें तो तड़तड़ाहट कभी सुनती नहीं, ऐसी सुनी नहीं थी। ये तो घटना हमारे यहाँ भी होती रहे, ये तो सब जगह हो। तो वो कैराने के माथे पे, तो जब कैराने के माथे पे कलंक लगा ही हुआ है तो सबसे पहले अब देखिए आप देवबंद को उठा लो, भाई देवबंद विश्व प्रसिद्ध जगह है, देवबंद को नहीं उठावेंगे तो देवबंद के बराबर के छोटे से कस्बे को उठा के क्या फ़ायदा होगा? कैराना तो इतनी प्रसिद्ध जगह है कि कैराने को ले लो सबसे पहले, कैराने से आपका झंडा यहाँ से चल पड़ेगा और ये मसाल यहाँ से जलती जलती पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, इनके कर्म इन्हें भुगतने पड़ेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बाबू हुकुम सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया था पलायन वाला, और जिस समय विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निकला उनकी पुत्री मृगांका सिंह चुनाव हार गई। अब बाबूजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब ये 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद फिर उनकी बेटी मृगांका सिंह चुनाव हार गई। हालांकि इस चुनाव में भी पलायन का ये मुद्दा हावी रहा, और जो लोकसभा का उपचुनाव मृगांका सिंह ने लड़ा था उसमें भी उन्हें हार मिली थी। तो अब उत्तर प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के आधार पर बना ले जाती है, लेकिन ये सीट क्यों नहीं जीत पाती? भाई साहब ऐसा देखिए, मृगांका जी की जहाँ तक बात है, मृगांका को बहुत पहले आना चाहिए था,
और वो पहले नहीं आ पाई, वो एंड टाइम पर आई, जबकि उस टाइम पे मेहनत अनिल ने रखी थी। अनिल को ये मौका मिलना चाहिए था, मृगांका को सेवा करनी चाहिए थी। लड़की है कोई बात नहीं, लेकिन उसे जनता के बीच में आना चाहिए था। ये सन 22 का चुनाव था, 21 का। इस चुनाव में, हाँ 22 का, इस 22 के चुनाव में मृगांका के गांव में एक एक दो घर निश्चित थे, उन्हीं घरों तक गई। हम तो बाहर देखते रहे, हमारे पास तो मृगांका नहीं आई, कोई भी नहीं आई, लोग तो इंतजार करते रहे। इन सब लोगों के तो अपने ठिकाने बने हुए हैं। ये मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े, और मोदी जी के नाम का क्या था? ये तो योगी का चुनाव था, ये मोदी का चुनाव नहीं था। नहीं तो मोदी के चुनाव की, भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया का और इस भारत का, दुनिया को भी आप छोड़िए, भारत की बात करूं मैं, भारत का कोई भी अर्थशास्त्री आज तक ये बात समझ पाया ना समझा पाया किसी को कि नोटबंदी का क्या फ़ायदा था। इस देश का बड़े से बड़ा व्यापारी, कोई भी दो घरों को छोड़कर अडानी और अंबानी को, आज तक बात समझ पाया ना समझा पाया कि जीएसटी से क्या फ़ायदा था। इस देश का भाई साहब कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर ये बात समझ पाया ना समझा पाया कि थैली और थाली से क्या फ़ायदा था। इस देश का कोई भी बड़ा से बड़ा ज्योतिषी ये बात नहीं समझा पाया और ना समझ पाया कि वो 2 करोड़ नौकरियां किस दिन मिलेंगी, ये कोई ज्योतिषी नहीं बता पाया। इस देश का कोई भी बैंकर्स या कोई भी बैंक का अधिकारी ये बात नहीं बता पाया आज तक भी कि वो जीरो बैलेंस के खाते में 15 लाख कब को आवेंगे। और इस देश का कोई भी बड़े से बड़ा किसान उन 3 कृषि बिलों को नहीं बता पाया कि इनका क्या फ़ायदा था। और भाई साहब इस देश का कोई भी युवा आज तक अग्निवीर को नहीं बता पाया कि इसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये तो सब लोग बात समझ रहे कि हो क्या रहा, लेकिन योगी जी का शासन और योगी जी का राशन, 2 चीज़ काम कर गई। शासन था क्राइम कंट्रोल और राशन था इन लोगों को ये भूल गए। क्योंकि मैं एक चीज़ देखी, राजनीति में 2 शब्द हो, एक ही शब्द हो, और वो होता है राजनीति और साहित्य। इनमें शब्दों का हेर फेर हो। केवल शब्द अगर किसी के बढ़िया हैं तो अच्छा वक्ता बन गया, शब्दों की लेखनी बहुत बढ़िया चल पड़ी तो एक अच्छा साहित्यकार हो गया। और जब शब्द डगमगा जाएंगे ना वो बढ़िया बोल वक्ता होगा और ना अच्छा राइटर होगा। 2 किस्म के लोग बाग हों, एक श्रोता और एक वक्ता। वक्ता हमेशा विद्वान हो, श्रोता हमारे कैसे मूर्ख हों। मूर्खों को 4-4 कचौरियों के चक्कर में थोड़ी सी सब्जी और एक लड्डू और एक अचार की फांक डिब्बे में पहले दिन पैक करके रखी जा, फुई लगी हुई, उन्हें तो बंटवा दिया जा। उनके लिए बिस्लरी की बोतल होंगी, टेंट लगे हुए होंगे, तोरण द्वार बने हुए होंगे, आगे मेज होगी, पीछे सोफे होंगे, और वो लोग बाग खाते हैं 2 या 3 रोटी और वो खावे थे लगा के, बस उनके काम जुम्मे काम रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो हम तुम्हारी साथ हैं, तड़े पड़े रहें। ये हो रहा है ये मामला। उसमें राशन में लोग बाग बिक गए। राशन को ये नहीं समझ पाए कि ये महंगाई कहाँ जाने लग रही है, थारे पे से तो निकलेगा। राशन कितने दिन फ्री का खा लोगे भाई? आप राशन को इससे फ्री में देने लग रहे हैं। आप किसी नरेगा की योजना से कृषि को जोड़ दो और इन लोगों को आप फ्री में दे दो राशन, वो खेत में काम करेंगे, किसान को मजदूर मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा। आधा पैसा किसान से ले लो, आधा सरकार दे दो, लेकिन ये नहीं होगा। हो तो कुछ और ही रहा देश में। चलिए, तो कैराना विधानसभा के गांव श्यामला श्यामली के पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि कर्ण जिनकी कैराना कर्म भूमि रही और संगीत से भी इस भूमि का नाता रहा, कैसे बदनाम हो गई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।